सीबीएसई एफिलेटेड केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट 1 से 12वीं तक का दाखिला शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779 केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट। अगर जावेद राना के बस में जो बात थी वो करने की कोशिश की, और मैं हैरान हूँ, कल तक जावेद राना जब पावर में था, जब एमएलए था, जावेद राना बहुत अच्छा था, बड़ा बीबा था, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नेक था। जावेद राना पावर से निकल, जहाँ मैंने सड़कें नहीं दी, 2-2, 3-3 सड़कें। अब शायद लोग ये समझते हैं, अभी मैं बात कर रहा था कि लोग समझते हैं जी सरकार दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है। मैं उन लोगों को और उस सरकार को, सब लोगों को, अपने साथियों को पूछूंगा, ये पूछना चाहूँगा, ये रिकॉर्ड में लाना चाहूँगा, लोगों से भी पूछूंगा, आवाम से भी पूछूंगा कि 3 साल से जावेद राना एमएलए नहीं है, क्या सरकार यहाँ कोई नहीं है? कितने लोग मर गए यहाँ, कितने लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई, किसी ने कोई आवाज़ उठाई? मुझे बोलिए ना, ये लीडर हैं बहुत, यहाँ बहुत लीडर हैं। अगर आप एक वो बहुत सारे वो पटोरवा उठाएंगे तो कितने लीडर निकलेंगे, लेकिन किसी ज्यादती के खिलाफ आवाज़ किसी ने उठाई? जावेद राना। हमारे दूसरे एरियाज में काफ़ी लोगों ने पार्टी के साथ धोखा किया है और दूसरे लोगों की गोद में जाके बैठ के खुद उन्होंने कहा नहीं जी हमने जावेद राना को हरा दिया, हमने पार्टी को हरा दिया। उनके हराने से पार्टी नहीं हारी, उनके हराने से जावेद राना नहीं हारा। अगर वो खुद इलेक्शन लड़ते तो उनको अपनी असलियत सामने आ जाती। आज भी मैं उनको कहूँगा कि मेरे वो अजीज़ हैं, इलेक्शन सबके लिए है, आप लड़ें, आए फील्ड में लड़े इलेक्शन। लेकिन जावेद राना इस बात को सिरे से नकारता है कि जावेद राना ने किसी कम्युनिटी के साथ, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हों, चाहे दूसरी कम्युनिटीज़ हों, किसी को ज़ात पात के नाम पे कभी किसी के साथ बेइंसाफ़ी, किसी के साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, खुदा के फजल से। मैं मेंढर की आवाम से, पुंछ रजौरी की आवाम से मैं ये अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा, अगर जावेद राना की ऐसी सोच, आप जावेद राना को गिरबान से पकड़िए और रोड में घसीटिए। मैं सी नहीं करूँगा, लेकिन खुदा के लिए मैं ये कहूँगा कि आप इंसाफ कीजिए। बॉडी लैंग्वेज मतलब ये कि चाहे मैंने देश की बड़ी लीडर को चैलेंज किया, उनकी गलती पे किया। 20 साल में यहाँ का लेजिस्लेटर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं पूछा। यहाँ लोग पूछते थे आपकी क्या ज़ात है, यहाँ लोग पूछते थे आपका क्या धर्म है, आप कहाँ रहते हो, आपने वोट किसको दिया, ये सब चीज़ें मैंने ख़त्म की। आज लोग जानते हैं। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंढर न्यूज़ डायरी और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। तो जिस तरीके से हमारी कोशिश है कि जितनी भी रिनोल्ड पर्सनैलिटीज़ हैं, चाहे वो मेंढर की हो, ख़ासतौर पर हमारा फोकस अपने मेंढर सब डिवीज़न का रहता है। और आप जानते हैं कि मेंढर से चाहे कोई नेता हो या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हों या बड़े बड़े लोग जो हैं, इसी मेंढर से निकले हुए हैं। तो मेरे साथ आज आप देख रहे होंगे एक शख्सियत जो है वो बैठे हुए हैं, और हमारे साथ हैं फार्मर एमएलए जावेद अहमद राना साहब, जो कि मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। भी टाइम लिया और आपका बहुत बहुत सर शुक्रिया और वेलकम सर मेंढर न्यूज़ डायरी में। वेलकम सर, सबसे पहले आप बताएं कि ये जो लोकल प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया है मेंढर न्यूज़ डायरी, इसमें हर कोई अपनी आवाज़ रख सकता है, तो क्या कैसा इनिशिएटिव है ये? आप प्रॉपरली इसको वॉच कर रहे हैं? हकीकत में अगर आप मुझे पूछें तो मुझे बड़ी बेचैनी थी। मैंने काफ़ी कोशिश की जी, क्योंकि यहाँ कोई मीडिया ग्रुप नहीं था जब मैं शुरू में एमएलए बना, और क्योंकि मीडिया एक बेलोस आवाज़ होती है किसी सोसाइटी की, किसी इलाके की, किसी मुल्क की। तो मैंने बहुत कोशिश की शुरू में कि कुछ हमारे नौजवान आगे आएँ जो इस लाइन पे चलें, और आज अल्लाह का करम है कि मेंढर में मीडिया जो है काफ़ी तेज़ हो गई है और एक्टिव हो गई, मुझे शिकार करती है मीडिया, अमूमन मुझे शिकार करती है, लेकिन मुझे खुशी होती है। जी। और ख़ासकर जो हमारे यहाँ काफ़ी टैलेंट है हमारे बच्चों में, और मैं कहता हूँ कि जर्नलिज़्म जो है वो यहाँ फैल रहा है, और काफ़ी लोग जो हैं इस फील्ड में आ रहे हैं, नौजवान बिलखुसूस, और अपना एक अच्छा टैलेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, तो ये मुबारकबादी की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सर मैं जो मेन बात से स्टार्ट करूंगा कि अपने मेंढर की बात करते हैं। मेंढर को लेके आपके टाइम में जब आप एमएलए थे, कि पहले में और अभी में क्या फ़र्क है सर, क्या अंतर है? मतलब अभी क्या आप फील कर रहे हैं, लाइक जो वो टाइम था और आज के टाइम में? देखिए, आपका जो सवाल है शायद मैं पूरी तरह उसको समझ नहीं पाया। जो मैंने समझा है वो ये है कि पहले टाइम में जब ये पूरी हमारी स्टेट थी, या जब मैं एमएलए था, उस टाइम की और आज की टाइम की बात आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल। गवर्नर रूल की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल रूल की बात कर रहे हैं, और
स्टेट और यूटी की मेरे ख्याल में आप बात कर रहे हैं जी। तो मैं जहाँ तक मेरा ये तजर्बा है और जहाँ तक मैंने ये देखा है पिछले 20-25 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं रहा हूँ और मैं 2 बार MLA रहा, 1 बार मैं अपर हाउस में मैंने यहाँ काम किया। मुझे लगता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज तो आप देख रहे हैं कि जो काम मैंने शुरू करवाए थे डिफरेंट सेक्टर में, चाहे वो PMGSY हो, नाबार्ड हो, PHE की स्कीम्स हों, दूसरे जितने भी डेवलपमेंट के काम थे, जैसे मैंने ये एकलव्य मॉडल स्कूल यहाँ लाया, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो भेरा में जिसका काम चल रहा है। मैंने यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए डाना शास्तार में 1200 कनाल ज़मीन को लाट करवाया। मैंने यहाँ डिग्री कॉलेज मेंढर में लाया, या मैंने ये आर्मड हेडक्वार्टर भेरा में लाया। और उसके बाद जो भी मैंने काम किए, जो R&B सेक्टर को लीजिए, PHE सेक्टर को लीजिए, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, बाकी डिपार्टमेंट में, उसके बाद तो कुछ यहाँ एक्टिविटीज़ है नहीं है। मैक्सिमम जो स्कीम्स है PHE की हमारे जो रिमोट एरियाज में मेंढर में अगर बात की जाए तो करोड़ों रुपए उन पे इन्वेस्ट हुए हैं या गवर्नमेंट ने जो है वो किया है। बट सर ग्राउंड पे उनकी इतनी खस्ता हालत है, इतनी बुरी हालत है। सर ये क्या मानते हैं, किसकी जो है नेग्लिजेंसी है, किसकी लापरवाही? मैं ये कहूँगा कि इसमें आज सर पानी के लिए तड़प रहे हैं लोग। काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें जिम्मेदारी जहाँ तक है, मैं कहूँगा पहले तो अगर पैसा ना हो किसी स्कीम पे, वो तो कंसर्न MLAs जो वहाँ का नुमाइंदा है, उसकी कमज़ोरी होती है कि वो स्कीम अप्रूव नहीं की जा सकती है और उस पर पैसा नहीं आता है, तो वो एक कमज़ोरी उसकी रहती है। दूसरे लेवल पे मैं ये कहूँगा कि जब पैसा आ जाता है और सैंक्शन हो जाती हैं, जैसे हमारी बहुत सी स्कीमें मैंने सैंक्शन करवाई लास्ट के टाइम में भी, नाबार्ड में स्कीमें मैंने लाई। इवन एक गाँव में मैंने जब ये देखा कि ये गाँव डिफरेंट स्कीम के तहत PHE में कवर हो चुका है, तो मैंने पंचायत के नाम पे पैसा लाया। जैसे मैं छजला की बात करूँगा, मैं कालाबन की बात करूँगा, छुंगा की बात करूँगा, बालाकोट का जो ये धारगलून वगैरह है इस एरिया की बात करूँगा, या दूसरे एरिया से जो फॉरवर्ड बालाकोट है हमारा, धराटी पंजनी, उस एरिया की मैं बात करूँगा, या हमारा जनावली गली कलर है उसकी मैं बात करूँगा, गुरसाई है, सलवा है। और सितम ज़रीफ़ी ये है, मुझे बड़ा दुख होता है कि करोड़ों रुपया गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है, काम कुछ नहीं है, कोई भी स्कीम जो है वो चालू नहीं है। इवन आप देखिए सलानी, मैंने जब मैं MLC था, जब मैंने 4.5 करोड़ रुपया जो है सलानी के लिए नाबार्ड में लाया था। आज तक आप देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ रोज़ वो वहाँ के जो लोकल सरपंच साहब हैं वो वीडियो पे चढ़ाते हैं। हमने भी कई बार स्टोरीज की है। तो उसके लिए मैंने 4-4.5 करोड़ रुपया 2011-12 में मैंने सैंक्शन करवाया था। इसी तरह जनावली गली, कलर और ये तमाम एरिया जो है मैंने उन पे डिफरेंट स्कीम में, नाबार्ड में, और क्योंकि उसको नाबार्ड ही चलता था, नाबार्ड और दूसरी स्कीम, उसके लिए मैं पैसा दिया हुआ, लेकिन काम कुछ नहीं है। और गवर्नमेंट को और सरकार को, डिपार्टमेंट को टस से मस नहीं है। अब मैं इसके लिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि अब तो नया दौर शुरू हो चुका है, यहाँ BDC है, DDC है और सब चीज़ें। मैंने इनको ये कहा कि ठीक है, आप ब्लॉक कौंसिल के जो चेयरमैन हैं, DDC के हमारे मेंबर हजरात चुन के आए हैं। मैंने कोशिश की कि हालांकि डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो जब ये DDC की टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी बन रही थी, तो मैंने कोशिश की कि मेंढर को ज़्यादा हिस्सा दिया जाए, और पुंछ को और हवेली को और सुरनकोट को एक मिली, और हमें 2 सीटें हमने यहाँ 2 टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी ली, क्रिएट करवाई, एक छतराल कालाबन वगैरह और एक गुरसाई। उसमें मेरा ये था कि जितना हमारा निकल के आएगा, यहाँ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी के मेंबर बनेंगे, डेवलपमेंट होगा और ज़्यादा जो है मेंढर की तामीर और तरक्की होगी। लेकिन आज मैंने ये देखा, और मैंने ये कहा भी है, हमारे जो लोग चुन के आए हैं, DDC चुन के आए हैं, BDC चुन के आए हैं, मैंने उनको ये कहा कि आप पिछले दिनों यहाँ एडवाइज़र साहब आए थे, तो मैंने इन सबको ये टेलीफोनिकली ये कन्वे किया कि आप सिर्फ सरकार को और एडवाइज़र साहब को और एडमिनिस्ट्रेशन को आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करो कि जो काम मैंने अप्रूव किए हुए हैं मेरे टाइम में एज ए MLA, जो मैंने सैंक्शन ली हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिफरेंट सेक्टर में, आप उनको कंप्लीट करवाएं। आपको पैसे की तो दिक्कत नहीं है, चाहे आप पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लीजिए,
वहाँ दीन दयाल है और दूसरी स्कीमों के तहत मैंने पैसा दिया हुआ है। मेरे टाइम की वो सैंक्शन स्कीमें हैं और हर गांव हर मोहल्ले के लिए ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल्स वगैरह और सब सैंक्शन है। आपका पीएचई का आप पीएचई सेक्टर लीजिए, तमाम गांव जो हैं उसमें मैंने लैंग्वेजिंग नाबार्ड और डिफरेंट स्कीम में मैंने पैसा दिया हुआ है। पैसा मौजूद है, पेपर में है ना, पेपर आप चेक कर सकते हैं। जिस गांव में जिस एरिया में पैसा नहीं है तो वो ठीक है, आप उसमें उस वक्त के नुमाइंदे को भी कोस सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। सर, लेकिन मेरा ये है, क्या है इसके मेरा ये है कि मैंने उनको ये कहा कि आप इन चीज़ों पे फोकस कीजिए जहाँ पैसा आपको मिला हुआ है और वो स्कीमें चल नहीं रही हैं, नंबर 1। और जो स्कीमें रह चुकी हैं, जहाँ मैं नहीं कर पाया, जो मेरा काम अधूरा है, उसको आगे लेके चलिए। लेकिन शायद ये अभी शुरुआत है और मेरे जो साथी, जो मेरे अजीज़ लोग चुन के आए हैं, शायद अभी वो इस तरफ देख नहीं पाए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये सारा सिस्टम जो है आगे चलेगा और उनको कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि फंडिंग हर स्कीम में मौजूद है। हमने पहले सरपंचेस, फिर बीडीसी बन गए, फिर अब डीडीसी आ गए हैं। तो डीडीसी का भी हंगामा आप देख रहे होंगे। उनकी कोई मतलब कि उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक और ही उनका इश्यू जो है वो खड़ा हो गया। यानी वो अपनी कुछ मांगे लेके जो है वो सरकार को मांगे कर रहे हैं। प्रोटोकॉल की बात हो रही है, तो सर ये क्या प्रोटोकॉल क्या है, जरा थोड़ा देखिए, मेंढर के लोगों को भी पता चले। जहाँ तक प्रोटोकॉल का ताल्लुक है, एक नुमाइंदा जो है, नहीं, आप भी एज ए एमएलए रहे, 2 टाइम रहे, एमएलसी रहे, शायद आपसे बेहतर प्रोटोकॉल का नहीं कोई जानता। नहीं, मैंने तो कभी प्रोटोकॉल की डिमांड की नहीं। तो ये क्या मतलब ऐसा इनको क्या, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, गवर्नमेंट में सभी काम गवर्नमेंट ने तवालत में लिए हैं और उजलत में जो काम सरकार ले रही है, सरकार का तो फेलियर है। अब मैं कहूँगा कि ये बगैर सोचे समझे उन्होंने ये जो ऑनरेरियम डीडीसी का और चेयरपर्सन का, ये सर, ये आप इस डीडीसी के इलेक्शन को क्या मानते हैं, ये भी क्लियर करें जरा, क्योंकि क्या ये गवर्नमेंट मैं डिटेल में तफसीलन बताऊंगा मैं कि पहली बात तो ये है कि इलेक्टेड 5 सरपंच बीडीसी डीडीसी लोगों के नुमाइंदा हैं और हमें भी एहतराम है, और क्योंकि लोगों ने अपना नुमाइंदा चुना है, चाहे वो इलाके का पंच हो, सरपंच हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, नुमाइंदा लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं, लोगों के चुने हुए लोग हैं। आपने अपनी हैसियत के मुताबिक इनको प्रोटोकॉल भी दिया जाए और जो फैसिलिटीज़ सरकार ने मुल्क भर में इन लोगों को दी हुई हैं 3 टीयर्स में, क्योंकि 3 टीयर सिस्टम जो है पूरे देश में चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, एक नवी कलाली मणका लब्बा गली में चुकी थे वो गिटे बदा। अब वो बात ना बने। देखिए ना, हमें प्रोटोकॉल के पीछे नहीं दौड़ना है, भागना है, हमें काम करवाना है लोगों के। हमारा मकसद जो है वो टू सर्व द पीपल, टू सर्व द नेशन, इलाके में काम करना है। प्रोटोकॉल खुद ब खुद आता है जब आदमी काम करता है, वो नेचुरली वो आएगा। जब आदमी कमांड किसी चीज़ की कमांड लेता है। मैंने कभी प्रोटोकॉल की डिमांड नहीं की, और मैंने इंशाअल्लाह खुदा के फजल से, मैं जब चुन के आया था, मैं कुछ अजीज़ों को सुनता हूँ, उन्होंने कहा नहीं जी सरकार देगी तो हम करेंगे, नहीं तो हम लड़ेंगे। आपको याद होगा, रिकॉर्ड में ये चीज़ें हैं कि जब मैं पहली बार एमएलए बना और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो पीडीपी के थे, उनकी गवर्नमेंट बन गई, लोग ज़ाहिर है हमारे साथी वर्कर परेशान थे, तो मैंने यहाँ डाकबंगलों में जलसा किया श्रीनगर से वापस आके। तो मैंने लोगों को कहा कि आपको सरकार के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सरकार बीजेपी की बने, पीडीपी की बने, कांग्रेस की बने, जिसकी मर्ज़ी बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बने, यहाँ आपकी सरकार है मेंढर में, और मैं आपको कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दूंगा कि आपका जो नुमाइंदा है वो अपोजिशन में है। और मैंने ये साबित करके दिया। और मेंढर का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां मैंने सड़कें नहीं दी, 2-2, 3-3 सड़कें। अब शायद लोग ये समझते हैं, अभी मैं बात कर रहा था कि लोग समझते हैं जी सरकार दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है। मैं उन लोगों को और उस सरकार को, सब लोगों को, अपने साथियों को पूछूंगा, ये पूछना चाहूँगा, ये रिकॉर्ड में लाना चाहूँगा, लोगों से भी पूछूंगा, आवाम से भी पूछूंगा कि 3 साल से जावेद राना एमएलए नहीं है, क्या सरकार यहाँ कोई नहीं है?
या बड़े सरकार दावा करती है, सरकार काम करना चाहती है यहाँ। मोदी साहब का तो रोज़ और उसकी पार्टी का हर रोज़ ये है कि हम कश्मीर को, इसीलिए तो उन्होंने 370 को तोड़ा, 35A को तोड़ा और स्टेट को तोड़ा कि हम यहाँ डेवलपमेंट करेंगे। मुझे बताइए 3 साल से यहाँ जावेद राना MLA नहीं है, तो फिर सरकार ने आपको कुछ नहीं दिया। जब कोई चीज़ यहाँ जावेद राना सैंक्शन करके लाता है उस वक्त सरकार की बात आती है। सरकार दे रही है, PMGSY सरकार दे रही है, नबार्ड सरकार दे रही है, कॉलेज सरकार दे रही है, यूनिवर्सिटी सरकार दे रही है, हायर सेकेंडरी सरकार दे रही है। तो जावेद राना जब जावेद राना लेजिस्लेटर नहीं है तो उस वक्त सरकार कहाँ जाती है? पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि मैंने यहाँ खुदा के फजल से काम किया और मैंने कभी प्रोटोकॉल की बात नहीं की और मैंने ये अपने लोगों को कभी महसूस नहीं होने दिया कि ऊपर मैं सरकार में नहीं हूँ। मैंने यहाँ काम किया, काम करने से ही प्रोटोकॉल भी बनता है और काम करने से ही इलाके की खिदमत होती है। मेरे साथी, मेरे अजीज़ ये कहते हैं नहीं जी अगर गवर्नमेंट ने दिया कुछ तो हम करेंगे, नहीं तो हम आपके साथ लड़ेंगे। भाई लड़ने के लिए नहीं, आपको काम करने के लिए लोगों ने भेजा है फील्ड में, आप काम करें। नहीं तो आइए आप बैठिए हमारे साथ और हम मिल देखेंगे कि काम कैसे होते हैं। आज भी मैं इंशाल्लाह ताला ये दावे से कहूँगा, मैं एक्स MLA हूँ, एक्स लेजिस्लेटर हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम डेवलपमेंट करवाएंगे। जहाँ जहाँ भी मेरे अधूरे काम हैं हम उनको आगे लेके जाएंगे। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हमें प्रोटोकॉल नहीं है, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हम आज MLA नहीं हैं, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आज सरकार हमारे खिलाफ है और हमारी बात नहीं सुन रही। हालांकि सरकार जो है वो शायद हमें देखना बर्दाश्त नहीं करती आज की मौजूदा निज़ाम जो है, लेकिन हम अपना हक लेने में पीछे कभी नहीं हटेंगे। आज भी मैं बाबा आगे दोल इंशाल्लाह ये कहूँगा कि डेवलपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, मेंढर की आवाम का जहाँ तक ताल्लुक है, हम उनके खादम हैं। मेरी पूरी तंजीम, मेरा पूरा जो काडर है इंशाल्लाह वो खिदमत में लगा हुआ है और हम इंशाल्लाह गेयर अप कर रहे हैं अपने सिस्टम को और इंशाल्लाह ताला हम काम करेंगे। सर डेवलपमेंट की बात हो रही है तो डेवलपमेंट को ही लेके मैं और आपसे सवाल करूँगा कि बॉर्डर का एक इशू है जो सोशल मीडिया से लेके न्यूज़पेपर्स में या नेशनल मीडिया तक काफ़ी इसको उठाया गया है, बंकर स्कैम। ये आपके नोटिस में भी आया होगा। सर क्या आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? करोड़ों रुपया जो है जहाँ पे डिज़र्विंग, जो लोग डिज़र्व करते थे बंकर, जहाँ पे होने चाहिए थे, बट वहाँ पे बंकर नहीं है। सर इसमें ये आप क्लियर करें कि देखिए जहाँ तक बंकर्स का ताल्लुक है, बड़ी लोगों ने शोरगुल किया, लोग मरते रहे, बेजान मरते बहुत जाने गई हैं कि और बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी और सबके साथ लड़ाई रही कि भाई गोले खाने के लिए हमने देश के साथ इलाक़ नहीं किया था, खुदा के लिए हमें बेमौत मत मारे। अब पहली बात तो ये है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि दोनों ममालिक जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो तकरीबकारी में नंबर 1 है और हमेशा उसका दिमाग जो है वो ख़राब रहता है, शायद उसके अकल भी ठिकाने आ गया और दोनों मुल्क जो हैं उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया और सीज़ फायर कर दिया कि कोई भी बॉर्डर पे वायलेशन नहीं होगी। तो ये अल्लाह करे कि ये कायम रहे, ठीक, और सीज़ फायर जो है ये कायम रहे और हम जो हैं वो एक दूसरे पे गोले मारने के बजाय हम तरक्की करें, हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ें, हमारे यहाँ आने वाली नस्लें जो हैं खुशहाल हों। जहाँ तक बंकर्स का ताल्लुक है, क्योंकि हमारा ये सरहदी एरिया है और इसमें बंकर्स की अशद ज़रूरत रही है लोगों को, और जो बंकर बने भी हैं मैं कहूँगा कि वो भी टेक्निकली जो अगर देखा जाए उनको तो उनकी सब स्टैंडर्ड मटेरियल उसमें यूज़ हुआ है। और ऐसे भी बंकर्स जो बने हैं वो हाफिजली बंकर बने, उसमें मुझे नहीं लगता कि जब यहाँ फायरिंग होती है, यहाँ सीज़ फायर वायलेशन होता है, मतलब कि सेफ रह सकता है, उस पर वो कोई सेफ रह सकता है। तो इसमें अब बंकर्स की जो है, एक गांव में अगर आपने एक बंकर्स दे दिया तो गांव में यहाँ बड़े हमारे काफ़ी आबादी है बॉर्डर एरिया में, बंकर्स की और भी डिमांड कर रहे हैं लोग आए दिन, अभी भी डिमांड है, हम जाते और लोगों का ये है कि काफ़ी एरिया में मैंने देखा है, ये मनकोट से लेके बालाकोट तक, जहाँ प्रेशर रहता है, जहाँ शेलिंग रहती है, वहाँ अभी तक बंकर नहीं बने। तो शिकायत भी आई हैं कि बंकर जो हैं, क्योंकि डिफरेंट एजेंसीज ने बंकर बनाए हैं। इसमें सर 2 डिपार्टमेंट तो मेन उनका 2 डिपार्टमेंट लगे हैं, उनका तो मेन रोल रहा बंकर बनाने में। और मैं कहूँगा कि कहीं इस पे खामियां रही होंगी, खामियां रही हैं, मैंने भी चेक किया है। तो इस पे पहले भी ये काफ़ी एक ये मसला उठा है, इसके लिए इंक्वायरी भी शायद की डिमांड भी काफ़ी लोगों ने की है। मैं कहूँगा कि इस पर एक इंक्वायरी कमीशन बैठ जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है। देखें कहाँ लूपहोल्स रहे हैं, कहाँ कमियाँ रही हैं और बंकर जो हैं कहाँ लोगों की डिमांड है।
सर एक जो जनता का सवाल था आपके लिए, जो मतलब कि पब्लिक हमेशा हमें मैसेज करके, तो वो मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि लोगों का इस समय सबसे बड़ा अगर कोई बात पूछी जाए ना, तो वो एक ही चीज़ हमें मैसेजेस भी पर्सनली करते कि भाई किसी को तो पूछो मेंढर टू बीजी रोड का आज तक क्या हुआ। वो सर चाहे आपका टाइम रहा हो या कोई और एमएलए रहा हो, लॉन्ग टाइम से सर आज तक मेंढर से बीजी की हालत जो है वो नहीं सुधरी है। अब इसमें किसका जो है, हम किसको रिस्पॉन्सिबल माने? अगर वो अपना गिरफ्त जो है उन लोगों को माने, या इसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं हुई है, तो क्या प्रॉब्लम रही है? सर आप खुद चल के आते हैं, मैं यहाँ से जाते हैं, तो कितना प्रॉब्लम? मैंने पहले भी ये इशारा किया कि जो सड़क बन गई वो सरकार ने बना दी, वो जावेद राणा ने नहीं बनाई। सखी मदन कलाई रोड मैंने इसको ईरा में अप्रूव करवाया। ईरा का जो हेडक्वार्टर है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है वो फिलीपीन में है, वहाँ मैंने पैसा लाया। कुछ लोगों ने सड़क नहीं बनने दी, डिपार्टमेंट का फेलियर रहा, ईरा वाले भाग गए। फिर मैंने नाबार्ड में सेंक्शन करवाया, 1 बार करवाया, 2 बार करवाया, 3 बार करवाया, रोड नहीं बनी। लोगों ने कोऑपरेशन नहीं दिया, इसमें कोऑपरेट नहीं किया। फिर मैंने PMGSY में 0 किलोमीटर से 38 किलोमीटर तक वाहिद डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक रोड है जो मैंने सेंक्शन करवाई, और आज उस पर काम चल रहा है। काम चल रहा है, कहते हैं सरकार ने दी है, जावेद राणा का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप आए दिन देखते हैं कोई भी सड़क, आप आज देखिए मेंढर हेडक्वार्टर से आप पूरे मेंढर में 15 और 20 मिनट में आप चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ जो गानी टॉप है, लो देवता के टॉप पे आप यहाँ से 20 मिनट में आप जा सकते हैं। बिरला टॉप पे आप जा सकते हैं, कालाबन डरना शास्तार आप जा सकते हैं, आप ये डाक बंगलो टू बॉर्डर में जा सकते हैं, गरसाई में आप 10 मिनट में पूरे एरिया में घूम सकते हैं। आप ये कालाबन से पठाना तीर से होते हुए कालाबन से नीचे आ सकते हैं, सलवा पठान तीर वगैरह सब एरिया को लिंक कर दिया मैंने। और ये जब जिस एरिया को मैंने लिंक कर दिया, जहाँ जहाँ मैंने काम किए, वो कहते हैं सरकार ने काम किए हैं, जावेद राणा का कोई कसूर नहीं है। बीजी हरनी बीजी मेंढर और ये रोड है, ये गिरफ्त की रोड है, BRO की रोड है, ये नहीं बनी, जावेद राणा ने कुछ नहीं किया। मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और मैं उन साथियों को, जो साथी हमारे सिर्फ दूसरों पे तनकीद करना जानते हैं और अपने गिरेबान में मुंह डाल के नहीं देखते कि आपने आपकी मकान की छत ठीक नहीं कर सकते हैं, और एक आदमी को आपने 0 से शुरू किया है और उसको कहते हैं जी ये सरकार दे रही है, डिपार्टमेंट दे रहा है, ये जावेद राणा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसके बाद कुछ नहीं। आप मेंढर आप लीजिए, मेंढर हेडक्वार्टर, डिग्री कॉलेज मैंने दिया, हाई स्कूल डराना मैंने किया, हाई स्कूल गोलद मैंने किया, हाई स्कूल कोटा मैंने किया, और हाई स्कूल कसाब मैंने किया, और एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ये पार बन रहा है 40-50 करोड़ का, ये मैंने लाया। जहाँ तक एजुकेशन सेक्टर है, आपका कोई भी गांव जो है वो नाबार्ड और PMGSY के बगैर नहीं है। कोई भी PHE स्कीम, हर स्कीम के लिए पैसा पड़ा हुआ है सरकार के डिपार्टमेंट के पास। जहाँ तक बीजी मेंढर सागरे का ताल्लुक है, बेसिकली ये रोड जो मैंने काफ़ी, जब मैं लेजिस्लेटर था, जब MLC था या MLA था, मैंने इस सर पे काफ़ी ज़ोर दिया, और मैंने एक अल्टरनेट रोड बनवाई। फिर जब मैंने देखा कि डिफेंस में इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, डिफेंस को लेके मैंने ये जो कांडी से एक रोड आती है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे मेंढर के साथ लिंक करती है, जो ये कांगड़ा से होके आपको ये कहते हैं, ये जो जहाँ से हमारे ये नियाज़ खान साहब सरपंच हैं, कांडी गुलुत्ता से होके मेंढर से ये कोटा से जो लिंक करती है इस रोड के साथ। मैंने 2006-07 में इस सड़क को अप्रूव करवाया नाबार्ड में, और फिर इसका पूरा अर्थवर्क हो चुका था। कोई 1.5 किलोमीटर का पैच था, पूरे 10 साल उस पर काम नहीं हुआ। नहीं, 2004-05 में मैंने सेंक्शन करवाई थी ये रोड, और 10 साल काम नहीं चल पाया। फिर जब मैं 2014 में MLA बना, और ज़बरदस्ती गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल के मैंने इस रोड को थ्रू करवाया। आप सबको पता है उस वक्त जब मैं दोबारा MLA बना, और कितनी इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और सरकार को और बोर्ड मीटिंग्स में, और फिर जब वीडियो कॉन्फ्रेंस CM महबूबा जी उस वक्त लेती थी, और ज़बरदस्त प्रेशर डाला, और कुछ लोग जो हैं इसमें रखना अंदाजी करते थे। मैंने उस रोड को लिंक कर दिया, और आज 15-20 मिनट में आप जो हैं वहाँ से लोग जो हैं वो मेंढर आ जाते हैं। दोनों पंचायतें आपकी केरी और कांडी, बालाकोट का हेडक्वार्टर कांडी में है, लेकिन बालाकोट के कांडी पंचायत को आपने मेंढर के साथ लगाया हुआ था। फिर मैंने वो दोनों पंचायतें केरी
और कांडी जो है बालाकोट के साथ क्लब करवाई, लिंक करवाई, गवर्नमेंट का स्पेशल मैंने ऑर्डर लिया। जहाँ तक ये बीजी आपका मैटर की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें डिफेंस को ऑब्जर्वेशन थी और मैं कहूँगा कि मुझे इसके लिए काफ़ी जदोजहद करनी पड़ी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बात मैंने की, BRO की जो एजेंसीज़ हैं उनसे भी मैंने बात की। दिल्ली भी मुझे जाना पड़ा इस सिलसिले को लेके, और 2016-17 में हमने इस रोड को अप्रूव करवा लिया था। इसके जो DPR वगैरह बन के और सब चीज़ें जो बन के जा चुकी हैं सरकार के पास, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अप्रैल में इसके टेंडरिंग वगैरह हो जाएगी। और बीजी से सागरा तक है ये, बीजी मैटर ही नहीं है बल्कि बीजी से सागरा, बीजी सागरा हम इस रोड को इंशाअल्लाह ताला, कि BRO की रोड है ये, और BRO से ही हम बनवाएंगे इंशाअल्लाह। जो डिफेंस की जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो डिफेंस का जो इसमें था, वो उसको क्लियरेंस मिल गई है, और अब ये रोड जो है इंशाअल्लाह बन जाएगी। सर और जब बन जाएगी और उस वक्त लोग ज़रूर कहेंगे कि नहीं जी ये BRO की रोड है, इसमें जावेद राना का कोई अमल नहीं है। सर ये तो होगी डेवलपमेंट को लेके बात। अब हम एक और मतलब कि एंगल पे आते हैं कि चाहे वो आपके ओपोजिशन में हो या कोई भी लोग हो, वो हर बात पे जो है आप पे बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं। नहीं जी जावेद राना ये कर गया, जावेद राना ऐसा है वैसा है, जावेद राना ने लड़ा दिया है, यहाँ पे गुज्जर पहाड़ी का जो है वो जावेद राना कर गया है, मतलब हर तरह के जो है, चाहे ये वो पीछे इलेक्शन हो, नहीं जी यहाँ से वोट अगर कोई पंचायत को उठा के यहाँ कर दिए, यहाँ से यहाँ कर दिए। सर ये सारे एलिगेशंस आप पे लगते नहीं, हैं, मैं तो क्या इसमें क्या? देखिए शायद कुछ लोगों को तो शायद हमारी शक्ल अच्छी नहीं लगती है। नहीं सर, उसके पीछे क्या रीज़न है? क्या मतलब ये है कि हमने कोशिश की है। देखिए ये तो उन लोगों को आप पूछ सकते हैं ना जो लोग जिन लोगों को जावेद राना अच्छा नहीं लगता है। हालांकि मेरा तो किसी के साथ कोई इख्तलाफात नहीं है, मेरे दिल में सबके लिए एहतराम है। नहीं सर, एक बीच में मैं एक और क्वेश्चन आपसे करूंगा कि हाल ही में जो लोग आपके साथ चलते थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि जावेद राना ने हिंदू कम्युनिटी मेंबर के साथ जो है वो धोखा किया है। हमें पिछले 13 से 15 साल में, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन था एक कम्युनिटी का कि भाई धोखा किस सिलसिले में? नहीं, उन्होंने ये कहा नहीं जी कि हमें कहा गया कि आपको ये काम दिलाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपके हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था। आपने शायद वो इंटरव्यू सुना भी होगा, उसमें मैंने सुना। हाँ, उसमें जो है वो क्लेम कर रहे थे दो लोग जो है कि हमारी जो कम्युनिटी है ये कह रही है जी कि आप जावेद राना का साथ छोड़िए। मतलब सर ये क्या रीजन रहा? 15 साल से वो लोग आपके साथ चल रहे थे, तो अब वो अचानक ही ये कह रहे हैं नहीं जी जावेद राना ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। तो सर ये एक बार ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक क्वेश्चन है, मतलब मुझे तो ये भी आप उसमें क्लियर करें कि क्या रीजन? मैं क्लियर दो बातें इसमें। एक तो आपने ये कहा कि हर जगह से हर सिमत से आवाज उठती है जावेद राना, मतलब वो शायद आपके ओपोजिशन में वो लोग नहीं, ये बात अच्छी बात है। मैं कहूँगा कि ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि जावेद राना का नाम बोलता है। और मैंने जब ये टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी की बात आई, मैंने एक नहीं दो बनवा ली अपनी। अब देखिए, अब लोगों ने ये कहा कि जावेद राना ने ये टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी ऐसे बनाई। मुझे बताइए, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो सर माथे पे मुझे बताइए, आप जो गरसाई की टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी बनी जिसको मेंढर बी कहते हैं, गरसाई का कुछ एरिया और अड़ी का एरिया, इसमें क्या गलती है? एक टापोग्राफी मिलती है मेंढर का, आप देखिए एक टापोग्राफी मिलती है, और ये जो सलवा और हमारा कालाबन और अप टू ठेरा, ये एक ऐसा पूरी कंस्टिट्यूंसी बनती है जिसका लगता भी है कि ये एक अलग से कंस्टिट्यूंसी है। मनकोट का भी आप देख लीजिए कि पहले तो जब मैं MLC था और इस पूरे एरिया को जब हमने ब्लॉक बनाया तो डिपार्टमेंट ने ये हमारी चौकदा पंचायतें में मनकोट के साथ लगा दी थी, तो मैंने अलग से ये इनको अलग करवाया और आज वो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी है और दोनों कंस्टिट्यूंसी टेरिटोरियल है। और लग रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये CD ब्लॉक बनेंगे दोनों, गरसाई और ये जो कालाबन छतराल है अलग से CD ब्लॉक होंगे, अलग से यहाँ BDO बैठेंगे और डेवलपमेंट इलाके की होगी। इसमें कोई अगर मेरी गलती है इसमें तो उसके लिए तो मैं सज़ा खाने के लिए तैयार हूँ। अब जहाँ तक रिजर्वेशन का तल्लक है, भाई लोगों आप रिजर्वेशन मांग रहे हो, जिन लोगों को रिजर्वेशन मिली हुई है, अगर उनकी उस रिजर्वेशन के तहत उनको कोई सीट उनकी रिजर्व हो जाती है, पॉपुलेशन के तहत रिजर्व हो जाती है, या किसी आयन के तहत किसी तरीके से वो रिजर्व हो जाती है, तो वो आप कहते हो नहीं जी जावेद राना ने ये सीटें रिजर्व करवा दी।
तो मैंने तो सीटें रिजर्वेशन का मेरे बस की बात नहीं है। कंस्टिट्यूंसीज मैंने बनवाई, ये भी एलिगेशन आप पे लगा। कंस्टिट्यूंसी बनवाई, अब तो सीटें रिजर्वेशन की मेरे बस की बात नहीं। अब लोग कहते हैं नहीं जी ये जावेद राणा ने जितना भी ये शेड्यूल ट्राइब के लिए ये जंगलात जो है फ्री करवा दिया है। अब उन लोगों को इतना है कि जावेद राणा, मुझे लगता है वो लोग समझते हैं कि जावेद राणा स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह कर सकता है। वैसे इतना मैं नहीं कर पाता हूँ, इतना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा, उन लोगों का शुक्रिया करूँगा कि उन लोगों को शायद ये कंसेप्ट, ये जिसमें हम अपनी ज़बान में वो कहते हैं कि पुलावा, कि इतना पुलावा है कि जावेद राणा जितने भी हाथ पाएगा कोई ना कोई करेगा। तो ये अच्छी बात है, उनकी अच्छा शगुन है। उनकी अगर दवाएं मेरे साथ रही तो अब मैंने डिस्ट्रिक्ट के लिए लड़ना है, इंशाल्लाह मेंढर को हम डिस्ट्रिक्ट करवाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जावेद के बस की बात नहीं है। मतलब अगर मैं शायद मैं ना चाहूँ कि यहाँ कुछ जैसे सीटें रिजर्वेशन की बात आई, मतलब रिजर्व तो सीट जो है वो क्राइटेरिया के तहत होती है। पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है, कौन सी कम्युनिटी है, अगर शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन ज़्यादा है, या डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिट आपने, ये डीडीसी यूनिट था, डिस्ट्रिक्ट यूनिट, आपने देखा कि कौन से की जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी में शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो रिजर्व होगी। हालांकि रिजर्वेशन से शायद हमें घाटा पड़ा होगा। अगर रिजर्वेशन ना होती तो जो लोग जीत के आए हैं तो मुझे नहीं लगता उनकी ज़मानतें भी ज़ब्त हो जाती। अगर रिजर्वेशन होती, मैं डंके की चोट कहता हूँ, आज भी मैं डंके की चोट कहता हूँ, कल ये सीटें ओपन होंगी। ये बात रिकॉर्ड रखें कि इंशाल्लाह ताला जो लोग रिजर्वेशन पे जीते हैं उनकी सीटें जो हैं वो उनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। चाहे मेरे ही कोई अजीज़ हैं, चाहे दोस्त हैं, साथी हैं, भाई हैं, एक ही जगह के रहने वाले हैं, हमारे रिलेशन हैं, हमारे ताल्लुकात हैं, हम सब चीज़ें हैं। लेकिन सीट रिज़र्व करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दूसरी बात मैं ये आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ तक माइनॉरिटीज़ की बात है, हाँ सर, वो थोड़ा सा देखिए बात सीधे तौर पे आप सीधे एलिगेशन लगाएंगे। बात ये है कि एलिगेशन जावेद राणा से खतरा है सर, किस चीज़ का खतरा है? मतलब मुझे पता नहीं लगा कि भाई किस चीज़ का खतरा है। अगर वो आमने सामने आ जाते, हाँ, आमने सामने आके ये कहते कि भाई जावेद राणा से ये खतरा है, हमने तो किसी की सेवा करने में कोई फर्क छोड़ा नहीं। इसमें रीजन क्या रहा कि उन लोगों को, मैं बताता हूँ, मतलब कि हमने किसी की खिदमत करने में कोई हमने फ़र्क छोड़ा नहीं। छोटे मोटे मसले हैं, कोई किसी का पानी का मसला है, किसी का हैंडपम्प का मसला है, किसी के दूसरा कोई मसला है, तो मैंने कोशिश की कि हर लिहाज से माइनॉरिटीज़ को, ओबीसी को, जो लोग दूसरे लोग हैं हमारे भाई बंधु, उनको अकोमोडेट किया जाए, उनको चलाया जाए। अब ये जो डीडीसी के इलेक्शन के बाद यहाँ कुछ बातें उठी, जब ये मैंडेट की डिस्ट्रीब्यूशन थी। जी बिल्कुल। अब मैंडेट तो जावेद राणा ने इशू नहीं करना था ना, वो भी एलिगेशन लगाए नहीं जी, मैंडेट सेटिंग थी तो सेटिंग करके ये मैंडेट जो है वो पार्टी हाईकमांड ने इशू करना था। और उसमें मैंडेट इशू करने में पार्टी जो है वो सीनियरिटी देखती है, क्योंकि यहाँ हमारे कुछ साथी जो हैं मेंढर के मैंडेट को लेके वो ख्वाहिशमंद थे कि हमें मैंडेट दिया जाए। और उसमें क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी के कैंडिडेट जो है नज़ीर एडवोकेट साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, वो तो मुझसे भी सीनियर थे, उनका मैंडेट मैं कैसे काट सकता था? तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई मैंडेट उनका काट नहीं सकता था। और पार्टी ने उनको मैंडेट दिया और हमारे साथी मैदान जंग से भाग गए। मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छी बात नहीं की। अगर जावेद राणा के साथ कोई इख्तलाफात उनके थे तो बैठ के टेबल पे बात हो सकती थी। जावेद राणा ने कहाँ कमी छोड़ी, बैठ के बात हो सकती थी। जावेद राणा जब पावर में था तो उस वक्त राम कसम जावेद राणा है। हाँ सर, वो 15-18 साल से जो उस वक्त जावेद राणा है, जावेद राणा सब कुछ है। और जावेद राणा जब पावर में नहीं है तो जावेद राणा जालिम हो गया, जावेद राणा से खतरा हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं मेरे उन साथियों को दिखाना चाहिए था। अगर वो लोग हमें छोड़ के गए थे, उन्होंने कहा था हम इलेक्शन लड़ेंगे, ज़रा लड़के दिखाते हैं ना, ज़रा लड़के दिखा। उन्होंने कहा नहीं बरादरी का प्रेशर है, हम इलेक्शन लड़ेंगे, लड़के दिखाते। आगे भी बड़ी फील्ड है लड़ने के लिए, लड़े ना, खुद भी लड़े ना, किसी की गोद में, किसी की झोली में जाके बैठने के बजाय खुद लड़े इलेक्शन। जैसे हमारे दूसरे एरियाज़ में काफ़ी लोगों ने पार्टी के साथ धोखा किया है और दूसरे लोगों की गोद में जाके बैठ के खुद उन्होंने कहा नहीं जी हमने जावेद राणा को हरा दिया, हमने पार्टी को हरा दिया। उनके हराने से पार्टी नहीं हारी, उनके हराने से जावेद राणा नहीं हारा। अगर वो खुद इलेक्शन लड़ते तो उनको अपनी असलियत सामने आ जाती। आज भी मैं उनको कहूँगा कि मेरे वो अजीज़ हैं, इलेक्शन सबके लिए है, आप लड़ें, आए फील्ड में लड़ें इलेक्शन। लेकिन जावेद राणा इस बात को सिरे से नकारता है कि जावेद राणा ने किसी कम्युनिटी के साथ, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हों,
चाहे दूसरी कम्युनिटीज़ हों, किसी को ज़ात पात के नाम पे कभी किसी के साथ बेइंसाफ़ी, किसी के साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया। मैं ये दावे से कह सकता हूँ खुदा के फजल से। अगर जावेद राना के बस में जो बात थी वो करने की कोशिश की, और मैं हैरान हूँ, कल तक जावेद राना जब पावर में था, जब एमएलए था, तो जावेद राना बहुत अच्छा था, बड़ा बीबा था, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नेक था। जावेद राना पावर से निकल गया और जावेद राना जो है वो ख़राब हो गया। ये अजीब सी बात है, मुझे समझ नहीं आती। नहीं, सीधे खुद समझ डेवलपमेंट के नाम पे ना तो हमारे साथ जो कमिटमेंट हुई थी या हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ था कि आपके साथ ये करेंगे या आप इतने हिस्से के भागीदारी होंगे। एक ओपनली मतलब कि उसने ये कहा, मतलब आप पे एलिगेशन है कि इतने हिस्से की आप भागीदारी होंगे जी, आपको मतलब यानी कि देंगे हम। तो देखिए इसमें भागीदारी तो कोई होती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भागीदारी का क्या सवाल है, या कोई कम्युनिटी के नाम पे या अपनी किसी फ़िरका के नाम पे या माइनॉरिटीज़ के नाम पे कोई पैसा लेना चाहे या वो लेना चाहे, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मैंने किसी के साथ कमिटमेंट की हो कि भाई आप जी ओबीसी के नाम पे हम आपको पैसा देंगे, हम माइनॉरिटीज़ के नाम पे आपको पैसा देंगे। जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, मैंने किया, मैंने हर काम में किया। आप देख लीजिए जितने हैंडपम्प मैंने निकाले हैं माइनॉरिटीज़ में निकाले हैं, आप देख लीजिए जितने मैंने किया है। कुछ अगर मैंने आप देख लीजिए ये ओबीसी का एरिया हो, माइनॉरिटीज़ का एरिया हो, या हमारे ये आप ये देख लीजिए बनुल्ला है, या हमारा ये प्लेन एरिया है जहाँ मेरी कम्युनिटी नहीं है, मेरी बरादरी के लोग नहीं हैं, लेकिन तमाम हैंडपम्प मैंने इस एरिया में निकाले हैं। आप इसी तरीके से मराठीज़ का आप देख लीजिए, जो ये धुंधनाते हैं लोग, और उनका देख लीजिए कि मैंने कैसे कैसे किस किस मुसीबत से उनके घरों में जाके मैंने हैंडपम्प निकवाले। जो मैं कर सकता था मैं किया, जो मेरे पास CDF था, जितना उनको मैं दे सकता था मैंने दिया, जो मैं कर सकता था मैंने किया। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, कोई ये कहे कि मराठीज़ के नाम पे जी हमें इतना पैसा दीजिए, मराठी के नाम पे इतना दीजिए, वो कौन दे सकता है? ना ही कोई हमारी ऐसी बात थी, ना ही कर सकता है कोई, ना ही वो मेरे बस में है, ना ही मेरी अथॉरिटी में था कि मैं किसी के नाम पे पैसा देता। शायद उन लोगों को इस बात का हुआ होगा कि भाई हमें पार्टी ने मैंडेट नहीं दिया और इसीलिए वो भाग गए, क्योंकि मैंडेट मांगते थे मुझसे, और मैंडेट मांगते तो उनका अशर भी जो है वो अच्छा होने वाला नहीं था, मुझे पता, वो खुद भी जानते थे। सर एक सवाल और है जो अक्सर विपक्ष जो है आपकी ओपोजिशन हो या मतलब कि कई बार कई जगहों पे करते हैं। आप एक बहुत बड़ा फिर से एलिगेशन, मतलब कि मेरे पास इतने सवाल हैं जो आप पे एलिगेशन मतलब लोग लगाते हैं, तो मैं ये तभी आपको इंटरव्यू के ताकि वो लोगों के सामने क्लियर हो कि कितने हद तक जो है वो सही है। सर आप एक एलिगेशन जो मेन है कि जावेद राना जो है सिर्फ अपनी कम्युनिटी को मतलब प्रमोट करता है, लाइक जैसे गुज्जर पहाड़ी का जो ये है फितना, मतलब आप ये वर्ड यूज़ करूँगा कि वो जावेद राना ही करता है। सर ये कितनी सच्चाई है, कितने हद तक सही है? मतलब इस पर आप क्या कहेंगे कि मतलब इस बात पे हमेशा आपको कि नहीं जी ये सिर्फ गुज्जर कम्युनिटी को ही मतलब उन्हीं को सपोर्ट करता है जावेद राना, बाकियों को इग्नोर करता है, इस एंगल से जो है आप वो उसका क्या रीज़न है? सर ये क्यों? बात ये है कि ये सिर्फ कमज़ोर और घटिया लोगों का नारा है। मैं कहूँगा जिसको समाज में, सोसाइटी में जिसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका ये नारा है। आप मुझे बताइए इस बात का, खुदा के लिए मैं मेंढर की आवाम से, पुंछ रजौरी की आवाम से मैं ये अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा, अगर जावेद राना की ऐसी सोच, आप जावेद राना को गिरबान से पकड़िए और रोड में घसीटिए, मैं सी नहीं करूँगा, लेकिन खुदा के लिए मैं ये कहूँगा कि आप इंसाफ कीजिए कि क्या जावेद राना ने यहाँ जो मेंढर में काम किए हैं, कहते हैं ना कि ये जो एक लीडर है उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जाँपुर सोच, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। मैंने एज ए MLA, एज ए लीडर, चाहे वो मेरी बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे डेवलपमेंट, तामीर और तरक्की के कामकाज हों, मैंने ये करके दिखाया है अपने टाइम में। बॉडी लैंग्वेज मतलब ये कि चाहे मैंने देश की बड़ी सी बड़ी लीडर को चैलेंज किया, उनकी गलती पे किया ना, आपके सामने किया, और डेवलपमेंट का जो सिलसिला है वो आपके सामने है। दो चीज़ें मैंने शॉर्टकट में मैंने बताई हैं, अगर किसी और में है, किसी लीडर में, वो सामने आए। कितने लोग मर गए यहाँ, कितने लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई, किसी ने कोई आवाज़ उठाई? मुझे बोलिए ना, ये लीडर हैं बहुत, यहाँ बहुत लीडर हैं। अगर आप एक वो
हाँ, बहुत सारे वो पटोरवा उठाएंगे तो कितने लीडर निकलेंगे, लेकिन किसी ज्यादती के खिलाफ आवाज़ किसी ने उठाई? जावेद राना बोलता रहा जान जोखिम में डाल के। डेवलपमेंट का काम है, जावेद राना ने किए। वहाँ ये कहते हैं कि ये खुद हो जाते हैं काम। भाई लोगों, आपकी छत आप जब तक नहीं बनाएंगे वो नहीं ठीक होगी, तो ये कैसे ठीक हो सकता है? एक बात। दूसरी बात ये कि जहाँ तक लोग ये कहते हैं कि जावेद राना ने फितना डाला यहाँ गुजर और पहाड़ी का, मैं उन मरफूल कलम लोगों को ये कहूँगा, उनको सिर्फ इतना ही है तो वो फील्ड में जाके देखें कि जावेद राना के साथ कौन लोग चलते हैं। आप बालाकोट को लीजिए, पिछले टाइम में 15 सरपंच में से 11 सरपंच मेरे साथ चलते थे। गुजर कम्युनिटी का तो वहाँ 2 ही सरपंच थे। बालाकोट की मैं मिसाल दूंगा जी, बिल्कुल। एक कलर का और एक जड़ा वाली गली, 11 सरपंच मेरे साथ चलते थे। इसी तरीके से उस मनकोट से लेके बालाकोट तक आप देख लीजिए, मेरी तंजीम के लोग हैं, सरपंचेस हैं, पंचेस हैं, मेरे ब्लॉक सदर हैं, मेरे दूसरे लोग हैं, सब लोग मिक्स हैं इसमें। लास्ट एंड फाइनल में बात ये करूँगा, लोग कहते हैं नहीं जी ये इसने अपनी बरादरी के गुजरों के एरिया में काम किए। मैंने किए, इसमें शक नहीं कि मैंने नहीं किए, लेकिन मैं दूसरा एरिया भी मैंने इग्नोर नहीं किया। मैंने अगर सलवा में हायर सेकेंडरी दिया तो मैंने धराटी भी दिया, भरुती में दिया नहीं दिया? वहाँ मेरी कौन सी बरादरी के लोग हैं? एक आदमी भी नहीं है। अब मैं उन लोगों को ये कहूँगा कि आप लोगों को अकल की गोली खानी चाहिए। आपके मुंह से जो बदबू आ रही है, ये बदबू समाज सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। और मैं मेंढर के अवाम को, रजौरी पुंछ की अवाम को मैं अपील करूंगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक करेंगे ये लोग करेंगे। मैंने मिसाल दी, अगर भरुती में मैंने हायर सेकेंडरी दिया तो सलवा में दिया, गली कालाबा में दिया और भरुती में दिया जहां से मुझे कभी वोट नहीं मिले, वहां भी मैंने स्कूल दिया। मैंने अगर मनकोट में तहसील लाई तो मैंने बालाकोट को भी तहसील दी। मैंने अगर कासबलाड़ी में नियाबत लाई, मैंने भाटा दुनिया में भी नियाबत लाई। अब मुझे बताइए कि मैंने एक अगर सड़क बनाई, अगर मैंने सागरा से गानी कृष्णा घाटी के टॉप पे सड़क ले गया, वहां क्या गुजरी चलेगा? मैंने पानी की एक स्कीम दी, मैंने टाउन के लिए पानी की स्कीमें यहाँ लैंग्वेजिंग में सैंक्शन करें, करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, पेपर चेक कर लीजिए। क्या यहाँ से गुजरी पानी पिएगा? बेसिकली हकीकत में बात यह है कि ये वो लोग हैं जो 60% पॉपुलेशन को रौंदना चाहते थे, लेकिन जावेद राना ने उनको खड़ा किया, खुदा के फजल से एक प्लेटफॉर्म दिया, एक स्टेज दिया। आप मेरी बात समझे कि 60% लोगों को रौंद दिया जाए, जिन लोगों की 60% पॉपुलेशन है उनको रौंद दिया जाए और वो यहां दंदराते हुए फिरे। और जावेद राना उठा है, जावेद राना ने उस कम्युनिटी को भी खड़ा कर दिया, एक प्लेटफार्म दे दिया और दूसरे लोगों को भी एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा कर दिया। ये वही लोग हैं जो ये समझते थे कि ये 60% लोग हैं, ये गैर सियासी हैं, ये इनको कोई सूझबूझ नहीं है। मैंने जहां तक कम्युनिटी का काम किया है, कोई दूसरा आदमी मैं चैलेंज से कहूंगा कि मुझे कह दे कि मेरे एरिया में आपने ये काम नहीं किया है तो मैं जुर्मदार हूं, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा कोई रवैया, मेरी कोई सोच ऐसी कभी नहीं रही खुदा के फजल से कि मैं कभी किसी डिफ्रेंशिएट करूं अपने और पराये आदमी में। मैंने कभी किसी को नहीं पूछा आपकी क्या जात है, आपका क्या धर्म है, आपने वोट किसको दिया था। 20 साल में यहाँ का लेजिस्लेटर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं पूछा। यहाँ लोग पूछते थे आपकी क्या जात है, यहाँ लोग पूछते थे आपका क्या धर्म है, आप कहाँ रहते हो, आपने वोट किसको दिया। ये सब चीज़ें मैंने ख़त्म की। आज लोग जानते हैं कि लोगों को ये पता तक नहीं था कि CDF क्या है, BADP क्या है, TSP क्या है। आज लोग पूछते हैं कि ये कौन से फंड है, किस हेड में आया। ये जावेद राना की क्रिएशन है। जावेद राना ने लोगों को अवेयरनेस दी है, जागृति दी है, लोगों को एक सियासी शऊर दिया है। इसके लिए लोग खाए हैं। लोगों के पास एजेंडा भी, ऐसे लोगों के पास एजेंडा भी क्या है, कोई एजेंडा उनके पास नहीं है कि वो ये बताएं कि भाई हम कैसे जावेद राना को ये काम करने में तो मैंने कोई कमी छोड़ी नहीं। खुदा के फजल से अगर आप अल्फर में कहूँगा कि मेरे अपोजिशन के लोग, मेरे जो मखालफ लोग हैं, आप उनको भी पूछिएगा, वो भी अपनी जगह मानते हैं कि जितना जावेद राना ने काम करवाए हैं कोई माइकल लाल इतना काम नहीं करवा सकता है। मैं ये दावे से कहूँगा, वो लोग कहते हैं अपने अपने घरों में बैठ के
अपने अपने घरों में बैठ के वो लोग बात करते हैं कि जितना काम जावेद राणा ने एज एमएलए एज ए लेजिस्लेटर किया है इतना कोई माइकल लाल नहीं कर सकता है। पर एक आखिरी सवाल अब मेरा आपके साथ रहेगा कि जिस तरह से आप हमेशा जो है आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो सेंटर की मतलब कोई किसी भी लेवल का कोई मुद्दा हो, हमेशा जो है आपने आवाज़ उठाई है। तो अभी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर कुछ इस तरीके का आपको कहीं लगता है कि कहीं गलत हो रहा है, तो आपने वो भी आवाज़ उठाई है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई गृह मंत्री हो या कोई भी हो XYZ। लेकिन सर ये माना जाता है कि पिछले ही दिनों जब आपका कोई प्रधानमंत्री के अगेंस्ट कोई आपकी स्टेटमेंट जारी होती है या प्रेस नोट या प्रेस में आता है, तो उसमें फिर आपका एक फ़ोटो वायरल किया जाता है, जो प्रधानमंत्री के साथ एक फ़ोटो जो है वो पिक्चर हमेशा है। आज तक लोग जो हैं कुछ वो कंफ्यूज्ड हैं कि एक तरफ जावेद राणा नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ जावेद राणा जो है वो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट है। सर ये क्या है, ये भी थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है जी बिल्कुल, और मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं जी बिल्कुल। जहाँ तक हमारी पॉलिटिकल सोच है वो डिफर करती है। बिल्कुल, मोदी साहब की सोच अलग है, उनकी तंजीम की सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इत्तेहाद पे यकीन रखते हैं। शायद उनकी पार्टी उनकी तंजीम जो है वो शायद उनका आइडियोलॉजी डिफरेंट है, उस पर हमारा इख्तलाफ है और रहेगा। कभी कंप्रोमाइज़ उस पर हम नहीं करेंगे। वो लोग जो ये मेरा और मोदी साहब का फ़ोटो दे के हैरान होते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो हमारे हैं, वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। और जब हम 2017 में रजौरी पुंछ का एक डेलीगेशन उनको मिलने गया, प्रधानमंत्री से मिले, जब जो अब वही बात है ना, अब ये जो अब 4 लेन बन रही है जम्मू टू पुंछ रजौरी, जो 4 लेन बनेगी, उसमें तो वो बीजेपी क्लेम कर रही है आप कि ये देखिए तो, ना, यही तो बात है, ये कि हमारी देन है ये नहीं, ये देखिए बात ये है, ये हम लोग गए वहाँ, चौधरी जुल्फ़िकार उस वक़्त लीड कर रहे थे, जो ट्राइबल मिनिस्टर थे, और रजौरी पुंछ के तमाम लेजिस्लेटर उस डेलीगेशन में थे, तमाम डेलीगेशन थे। और ये गुड लक कीजिए कि या बैड लक कीजिए कि सवाए मेरे वो फिर उस स्टेज पे कोई ठहरा नहीं, वो भागे, कोई अपनी पार्टी में गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया। तो इस दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई इधर गया, कोई उधर गया। तो वो 2016 की वो शायद वो पीक जो है वो लोग बता रहे हैं। लेकिन वो वायरल भी आपके इलेक्शन टाइम में हो रही थी। वो उन्होंने की होगी, उनके पास हथियार कर दिया। देखिए ना, मेरा जो है, मेरा ये कहना है कि देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आज भी मेरा कोई फोटो उनके साथ बन सकता है एज ए प्राइम मिनिस्टर। मैं उनके कोई ऑफिस में नहीं गया, मैं पार्लियामेंट हाउस में हम मिले थे जाके, और हमने ये तमाम बातें जो इस बॉर्डर एरिया की बातें जहाँ आप अकेले थे या और भी लोग थे? उसके बाद बंकर्स की जहाँ बात आई ना, बंकर्स, उसके बाद बंकर सेक्शन हुए हैं, उसके बाद बंकर के लिए पैसा लाया हमने, बंकर्स के लिए उसके बाद पैसा आया। आपकी ये 4 लेन का उसके बाद सैंक्शन हुई। और ये जो रेलवे की बात कर रहे थे हम, या जो आपका मूर रोड बंद हो चुका था उसकी बात हम कर रहे थे, या दूसरे हमारे इशू थे बॉर्डर एरिया की। बॉर्डर एरिया के रजौरी पुंछ के सारे MLA थे, और हम कोई 8-9 लोग थे, इसमें पुंछ से शहनाज गनई थी, तांतरे साहब थे, हमारे रजौरी से कमर साहब थे, हमारे पीर पंचाल के जितने भी MLA जो है वो सारे, सबका डेलीगेशन जो है सबका डेलीगेशन था। मोदी साहब के साथ मेरा इख्तलाफ जो है वो आज भी बराबर है, उसी तरीके से है। जहाँ तक हमारा जब आइडियोलॉजी है मोदी साहब की और मेरी, वो अलग अलग है, डिफर करती है, वो करती रहेगी। ठीक है सर, अब एक चीज़ और इसके बीच में मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे जम्मू पुंछ लोकसभा के जो सांसद है MP साहब, सर वो तो क्लेम कर रहे हैं कि ये जितने भी बंकर हैं, ये जो सड़क हम 4 लाइन जो है पुंछ को दे रहे हैं, ये सब हमारी देन है। आज दिन तक आपके जो लेजिस्लेटर हैं या आपके MLA हैं, या उन लोगों ने आपको क्या दिया, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको क्या दिया, PDP ने क्या दिया? तो अभी वो मतलब वो क्लेम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक MP साहब का तल्लक है, मेरे ख्याल में एक मिसिंग की रिपोर्ट हमें डालनी चाहिए। रजौरी पुंछ के लोगों को वोट देके MP साहब यहाँ आए नहीं। और दूसरा ये है कि उनको काम करना चाहिए, उनको बंकर होर देने चाहिए। और जहाँ ये बंकर्स, जहाँ सब मटेरियल लगा है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा है, जहाँ बंकर की डिमांड है वो करनी चाहिए। अब क्योंकि फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही होनी है, और आपने 370 को भी तोड़ा, 3500 को भी तोड़ा, स्टेट को भी तोड़ दिया, और आपने कहा कि हम यहाँ डेवलपमेंट की जो है वो ज़बरदस्त तामीर व तरक्की करेंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर को हम बहुत आगे ले जाएंगे। अभी तो आपने तबाही की है, आपने स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ दिया है, आपने तमाम एक्ट ऐसे लाए, ऐसे कानून लाए हैं जो यहाँ लोग जिससे परेशान हैं, आपने प्रॉपर्टी टैक्स लाया है, आपने
दूसरे टैक्स यहाँ लाए हैं। अभी तो यही MP साहब ला रहे हैं यहाँ, बाकी तो काम उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो बरगैफ अभी भी उनके पास टाइम है, वो कुछ करें इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए। और इन लोगों ने आपको वोट दी, ये मेरी PMGS सड़कों पे अपना बोर्ड मत लगाएं। वो अभी मैं देख रहा हूँ मेरी सड़कों पे, बने हुई सड़कों पे उनके बोर्ड लग रहे हैं। मैं कहूँगा कि MP साहब को कि वो आएँ, इलाके की डेवलपमेंट करें, अदरवाइज़ वो बोर्ड जो आपने लगाए हुए हैं ना, वो साइन बोर्ड वगैरह उठा के ले जाएं वापस। सर एक सवाल और है कि जैसे आपकी कोई स्टेटमेंट या प्रेस नोट आता है, जैसे आप सेंटर के या प्रधानमंत्री के बोलते हैं या गृह मंत्री या जो भी मुद्दा है, तो उस पर आपको डिफेंड रविंदर रैना जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं अपने, वो करते हैं। वो उनका एलिगेशन है जी कि जावेद राणा का मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है, तभी इस तरीके के वो बयान देते हैं। ये रविंदर रैना का कहना है, ये आप पे जो एलिगेशन है कि वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है ये। तो सर आप इसको किस एंगल से देखते हैं? बेसिकली बात ये आपने बड़ी मज़ेदार बात की। तो अब हर आदमी, आप किसी मजनू को, किसी जो ज़ईफ़ुल अक़ल होगा, आप उसको पूछेंगे कि हमारे यहाँ एक आदमी के थोड़ा दिमागी तवाज़न जो है वो खो चुका था, तो उसको कहा हम आपको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उसने कहा मैं मेंटल नहीं हूँ, ये मेंटल है। अब यही बात है रविंदर रैना साहब की। अब मैं तो उनके बारे में सुन रहा हूँ, वो मुझे कह रहे हैं। अब ये बेसिकली इस पर वोटिंग करवानी चाहिए कि कौन है मरफू अल कलम, कौन है। मेरे दोस्त हैं, वो बड़े प्यारे दोस्त हैं, लेकिन उनके बारे में भी लोग कह रहे हैं, तो मेरे बारे में वही कहते हैं सिर्फ। लेकिन मैंने अपने गांव के उस बंदे की मिसाल दी है कि जो पागल हो चुका था और उसको पागल खाने में ले जा रहे थे हम। उन्होंने कहा नहीं मैं पागल नहीं हूँ, पागल ये है, मुझे पागल खाने में ले जा रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। सर अभी जिस तरीके का ये माहौल बन गया हुआ है कि हर इतने टैक्सेस लग रहे हैं, इतने मतलब कि जहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे या लोगों को जो मतलब कि भाजपा एक अपना वो चेहरा दिखाना चाहती थी, आज वो मतलब कि कुछ और ही हो रहा है। जो मतलब कि देखने को चाहे वो आप लगा लो, इनका भी नया जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेके है। रोहिंग्यास की अगर हम बात करें तो वो भी एक मतलब कि इशू है। लेकिन ये आप क्या मानते हैं कि ये जो अभी ये सारा सिस्टम चल रहा है, इसके पीछे का क्या लग रहा है? बेसिकली जो क्या मंशा क्या सर इनकी, मतलब क्या आप क्या कहोगे इसको लेके? ये सब जस्ट टू टेरराइज द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट, एर्स्टवाइल स्टेट। लोगों को परेशान करने के लिए आप टैक्स लगा रहे हैं, लोगों को परेशान करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, लोगों को परेशान करने के लिए। आपने तो दावा किया था कि हम स्टेट को तामीर तरक्की की तरफ ले जाएंगे, आप तो तंजली की तरफ ले जा रहे हैं। आप तो टैक्स लगा रहे हैं, आप तो डिफरेंट किस्म के यहाँ कानून नाफज कर रहे हैं जो लोगों के हित में नहीं है। चाहे यहाँ का देखिए, यहाँ की स्टेट है, आपने स्टेट को तोड़ा। यहाँ का बीजेपी का, RSS का, बीजेपी, NC, PDP वगैरह कोई भी ऐसी जमात, कोई भी ऐसा फर्द नहीं है जो यूटी चाहता है। आप क्यों नहीं स्टेट दे रहे हैं? आपने पार्लियामेंट में कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, होम मंत्री साहब ने कहा हम स्टेट देंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो एक 4G देने के लिए तैयार नहीं थे जम्मू कश्मीर में, और आपको कहीं से फटकार मिली और आपने 4G दिया। ये जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सीज़फायर वायलेशन हो रहा था, आपने बंद करवाया है। आपने क्यों बंद करवाया ये? इसी तरीके से आपने देश की छवि को पूरी दुनिया में ख़राब किया है, स्टेट को तोड़ के, 370 को तोड़ के, 35वीं को तोड़ के। मैं कहूँगा, मैं अपील करूँगा कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके आप स्टेट को रिवाइव करें। जितने काले कानून यहाँ स्टेट में नाफिज किए इनको वापस ले लें, और स्टेट को यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने दें। आपके कोई BDC, आपका कोई DDC यहाँ लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी इलेक्टेड यहाँ असम्बली ना हो, इलेक्टेड लोगों की असम्बली ना हो, यहाँ का चीफ मिनिस्टर हो, यहाँ की खुद स्टेट हो, यहाँ की कैबिनेट हो जो यहाँ की तामीर व तरक्की करे। और जहाँ तक तामीर व तरक्की का ताल्लुक है, हमारी रियासत जब ये रियासत थी, आप हिंदुस्तान की तमाम रियासतों से डेवलपमेंट के, मैं गुजरात की बात करूँगा, उससे तो 20 गुना हम आगे थे डेवलपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है। जहाँ तक आपने बर्मा के लोगों की बात की, रोहिंग्यास की बात की है, वो मैं कहूँगा कि एक इंटरनेशनल इशू है, और उस मसले को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लेना चाहिए। कुछ लोगों के पास तो यूनाइटेड नेशंस के उनके पास वो सर्टिफिकेट वगैरह है जो रेफ्यूजीज़ को मिलती है, और वो लोग जो बेचारे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं,
तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इस मसले को देखना चाहिए और वो उन लोगों के साथ इंसानी नाते उन लोगों के साथ सलूक करना चाहिए। सर आपका अब मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद हम अपना इंटरव्यू जो है वो कंक्लूड करते हैं। सर जिस तरीके से आपका पॉलिटिकल कैरियर जो है बहुत बड़ा रहा है, आप काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है आपका, चाहे आपका एमएलए दौर हो, एमएलसी हो, लेजिस्लेटिव में भी आप जो है रहे सारा। तो सर अभी ये जो नए सियासतदान, जो हम मेंढर की बात करेंगे सर, बाहर के नहीं, मेंढर की बात, चाहे वो कोई पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, तो सर उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि अगर मेंढर टोन की अगर बात करें, सीधा क्लियर क्वेश्चन है कि हम आपको एमएलए या अवाम ने इसलिए आपको चुना था कि आप उनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएं, या कंसर्न डिपार्टमिंट। मेंढर टोन की जहां तक तल्लुक है, आज हालत क्या है ये आप खुद जानते हैं, क्योंकि आप डेली। मैंने मेंढर टोन को नोटिफाइड एरिया करवाया पहली बार जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे। रिकॉर्ड तो उनके लिए सर क्या मैसेज रहेगा? उनके रिकॉर्ड में है वो। फिर हमारे लोग कुछ कोर्ट में चले गए, कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट किया कि हम नोटिफाइड नहीं चाहते हैं, और रह गया। इस वक्त तक इल्तवा में है और वो फाइल चल रही है, और मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह मेंढर को नोटिफाइड एरिया करवाएं और म्यूनसिपलिटी यहाँ कमेटी यहाँ बने। क्योंकि सर इस चीज़ नंबर 2 कि मेंढर हेडक्वार्टर है और यहाँ आए दिन जो है आपने भी मसाइल मेंढर के बारे हैं, और यहाँ काफ़ी इनकम भी है। आपका बस स्टैंड जो है ऑक्शन होता है, और दूसरा तो गंदगी बहुत है। इसके लिए मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूंगा, डीसी साहब से भी, और ये यहाँ के जो वीडियो साहब हैं उनसे भी, और बीडीसी चेयरमैन साहिबा उनसे भी गुजारिश करूंगा थोड़ा तवज्जो दें इस पर, और जो पैसा आपके साथ है उसको मिसयूज़ ना होने दें, वो ठीक तरीके से लगाएं और शहर की रौनक को बढ़ाएं, क्योंकि हमारा ये फेस है। मैंने कोशिश की थी कि बस स्टैंड को मैंने ठीक किया। अब 5 साल पहले, 10 साल पहले बस स्टैंड की बुरी हालत थी और मैंने बड़ी मुश्किल से इसको ठीक करवाया था, लेकिन सर अब फिर से वही हालत होगी। अब ये मैं गुजारिश करूंगा डीसी साहब को, और ख़ासकर मैं जो एसडीएम साहब हैं, यहाँ की बीडीसी की चेयरमैन साहिबा हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये उनके लेवल का इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव लें और ये गंदगी शहर की जो है इसको दफ़ा करवाएं, इसको रिमूव करवाएं। देखो मतलब कि हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए, मतलब अगर लोगों के हेल्थ के साथ अगर नहीं इसको आप ठीक कह रहे हैं, इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, हमने सीरियसली लेना चाहिए इसको। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं। आपके पास पैसा है, बीडीओ साहब के पास पैसा है, ब्लॉक में ऑक्शन मनी है, और दूसरी भी ग्रांट्स हैं जिसमें शहर को ठीक किया जा सकता है। मैं कहूँगा कि ये थोड़ी सी लग्जरियस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, और जो इलेक्टेड लोग यहाँ हैं उनकी तरफ से, उनको देखना चाहिए इस तरफ, और इस तरफ अगर तवज्जो दी जाए तो ये बेहतर हो सकता है। सर आखिर में मेंढर की आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा? मेंढर की आवाम के लिए मेरा ये मैसेज है, आपने ये पूछा कि जो लोग चुन के नए आए, जी उनके लिए मेरी बेस्ट विशेस हैं कि वो एरिया में डेवलपमेंट करें। यहाँ के हमारे 5 जो हैं वो डीडीसी मेंबर्स हैं, और यहाँ से वाइस चेयरमैन भी हमारे हैं। उन लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि वो इलाके की डेवलपमेंट करें, डेवलपमेंट में अपना योगदान रखें, और जहाँ बुजुर्गों की ज़रूरत पड़ेगी, बुजुर्ग आपको ताबन देने के लिए तैयार हैं। मतलब आपका आशीर्वाद जो है वो उनके मेरा आशीर्वाद उनके साथ है, बिला लिहाज पार्टी पॉलिटिक्स, क्योंकि डेवलपमेंट मतलब कि सियासत को, डेवलपमेंट के सिलसिले में आपसे गुजारिश करूँगा, जब मैं एमएलए था उस वक्त यहाँ मुर्तज़ा साहब एमएलसी थे, लाल मोहम्मद सारब साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ये बड़े आदमी थे, वो एमएलसी थे, और रशीद कुरैशी साहब एमएलसी थे, और मैं एमएलए था। कभी हमारा कोई इख्तलाफ, डिफरेंसेस नहीं हुए। जहाँ तक बोर्ड मीटिंग की बात है, यहाँ की डेवलपमेंट की बात है, मैं हमेशा उनको कहता था आप बताइए आपकी क्या तरजीहात है, और मैं उनको कन्फर्म करता था और अपनी तरजीहात भी दिखाता था, और मिलके हमने काम यहाँ किया है। रफ़ीक खान साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो एमएलए थे, मैं एमएलसी था। हमारा कभी कोई बोर्ड मीटिंग में एक दूसरे के साथ इख्तलाफ बात नहीं हुए। जो वो काम वेट करते थे मैं भी वो वेट करता था, जो मैं करता था वो भी वो वेट करते थे। डेवलपमेंट मुजमूई तौर पे डेवलपमेंट इलाके की होती थी, कंस्टिट्यूंसी की होती थी, मेंढर की होती थी। आज मैं ये गुजारिश करूंगा उनको, जो हमारे डीसी बने हैं, मतलब फोकस जो है वो डेवलपमेंट पे रखना। आपका फोकस डेवलपमेंट होना चाहिए, और जहां आपको हमारी अगर ज़रूरत किसी स्टेज पे पड़ेगी, हम भी आपको ताबन देने के लिए तैयार हैं, बिना किसी सियासत के या किसी सियासत के। आप डेवलपमेंट करें, आप ये प्रोटोकॉल के पीछे और इसकी तरफ मत दौड़ें, लोगों की खिदमत करें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे को टाइम देने के लिए, और काफ़ी डिटेल में जो है वो आपने बताया।
सो दोस्तों ये थे हमारे Thank you, साथ शुक्रिया। जावेद अहमद राणा साहब, जिन्होंने पूरा डिटेल में काफ़ी जो आपके सवाल थे, कुछ तीखे सवाल थे, कुछ डेवलपमेंट को लेकर सवाल थे, तो जो उन्होंने क्लियर कट जो है आपके सामने रखे हैं। और अक्सर इनको किसी और नज़र से जो विपक्ष है या कोई भी लोग जो है इनको जिस तरीके से इनकी छवि के बारे में बताते थे, वो भी उन्होंने क्लियर किया सारी बातें। और रही बात ये कि इन्होंने एक साफ तौर पर मैसेज दिया है जो हमारे नए सियासतदान या जो नए चुन के आए हुए हैं हमारे नुमाइंदे हैं, उनके लिए साफ तौर पर कि आप लोगों का फोकस जो है वो डेवलपमेंट पे रहना चाहिए, आवाम की खिदमत करें। और कहीं अगर हमारे सहयोग की आपको ज़रूरत है तो ये भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो खड़े हैं। और साथ में मेंढर टोन को लेके भी इन्होंने स्पष्ट किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए और जो लोकल जितने भी हमारे बीडीसी हैं या सरपंच लोग हैं जो चुने हुए हैं उनको भी थोड़ा, क्योंकि सबको पता है कि कोविड-19 जो है ये बीमारी जो है वो किसी की सगी नहीं है, तो दोबारा से ये मामले बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सतर्क अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और सब लोग, तो हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो है किसी और एपिसोड पर हम किसी और पर्सनैलिटी के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट ताहिर अली काज़मी को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी, और हमारा चैनल यूट्यूब पर जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सीबीएसई एफिलेटेड केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट, पहली से 12वीं तक का दाखिला शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779। केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट।